नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमारे पास कई ऐसे खबरें हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में काबीना की जो तोसी है वो उगादी के मौके पर कर दी जाएगी या उगादी के बाद यानी अप्रैल के पहले हफ्ते में कर दी जाएगी। इस तरह की इतलात आई हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाद रियासती वज़रा ने दिल्ली का दौरा किया और उसके बाद वहाँ पर राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई, खरगे जी से इनकी मुलाकात हुई और फिर वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी हैं उनसे चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई। ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर से इस मुलाकात में काबीना में तोसी करने का मंसूबा बनाया गया है कि उस काबीना में तोसी को मंजूरी दे दी गई है। तो बहरहाल हम जब कुणाल की बात कर रहे थे, कुणाल कामरा की बात कर रहे थे, तो पहले खबर हम कुणाल कामरा की तरफ ले चलते हैं आपको। कुणाल कामरा को पुलिस ने समन जारी किया है और कहा है कि वो पुलिस के रूबरू हाजिर हों और अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे को उन्होंने नाम लिए बगैर गद्दार कहा था और शिंदे समझ गए थे वो गद्दार किसको कह रहे हैं। तो बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए कि नाम नहीं दिया गया, सिर्फ होलिया बताया गया, उनका मुकाम बताया गया और उनकी पार्टी बताई गई और फिर जैसे ही ये बात आम हुई तो फिर आपने देखा कि किस तरह जिस होटल में ये शो रिकॉर्ड किया गया था उस होटल को में ज़बरदस्त तोड़ फोड़ मचाई गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया और उसके बाद मुंबई पुलिस ने एकनाथ शिंदे ग्रुप के एक लीडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 11 या 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह की इतलात आ रही हैं, ये भी इतलात आ रही हैं और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कुणाल जो कामरा ने जो रिमार्क्स किए हैं और गद्दार कहा है यानी मुतनाज़ा रिमार्क्स किए हैं, उससे बीजेपी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश है। ख़ासतौर पर फडनवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत खुश है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी होती है। तो बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा ने वो काम कर दिया है जो उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, या फिर आप देखेंगे कि संजय रावत ने नहीं किया और शिवसेना के अहम कायदीन ने नहीं किया, यानी जलील और रुस्वा करके छोड़ दिया है एकनाथ शिंदे को। बीजेपी एक तरफ खुश है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खुश है और तीसरी तरफ अगर कोई परेशान है तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और आप देखेंगे कि हद से ज़्यादा उड़ना भी अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल उनको जलील ख़ार होना ही पड़ा है। हालिया अरसे के दौरान वो एक दरगाह पर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो हरकत की थी, ले जाकर जो गिलाफ पेश कर दिया क्या था, यानी बताने की कोशिश की थी हिंदुत्व फोर्सेस को कि मैं उस दरगाह को मंदिर मानता हूँ। तो ये हालत जैसे ही दरगाह से निकले उसके बाद वो जलील ख़ार होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बहरहाल अब उन्हें याद आएंगे वो बाबा। तो सज्जा साहब आप बोलिए क्या होगा? जी बिल्कुल देखिए यकीनन एकनाथ शिंदे का जो मसला अभी जो निकला है वो मौजूद बहस बना हुआ, मजाक का मौजूद एक, हाँ बिल्कुल मजाक का। एक कॉमेडियन ने जो है कॉमेडी में जो है एकनाथ शिंदे की कॉमेडी कर दी। तो अब पूरे के पूरे शिंदे ग्रुप जो है चराग पा है। जैसे कि हमने देखा कि वो जहाँ उन्होंने जिस होटल में उन्होंने कॉमेडी की थी उसको जो है तहस नहस कर दिया गया है और फिर धमकी दी गई है कि बाहर आओ तुम देख लेंगे। और फिर बहरहाल कुणाल ने जो है इसके जवाब में आज बाज़ाब्ता जो है एक लेटर जारी किया है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पे कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि जो है कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। माफ़ी मांगने लायक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कुणाल कामरा ने कह दिया है। दूसरी जानिब जो है उद्धव ठाकरे और उनके फर्जंद आदित्य ठाकरे ने जो है बयान जारी किया है कि जब कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया था अपनी कॉमेडी में एक शख्स का मजाक उड़ाते हुए,
तो फिर एक नाथ शिंदे ग्रुप के जो है लोग वहाँ पे हंगामा करने क्यों गए? इससे साफ बात जाहिर होती है कि एक नाथ शिंदे के लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि गद्दार कौन है और जो है किसका मजाक उड़ाया गया है। तो बहरहाल जो है एक नया मौजू बन गया है महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के साथ। देखिए एक नाथ शिंदे नागपुर में वायलेंस से पहले भी जो है वायलेंस के मौके पे भी जो है वो मंजर पे आए थे और उन्होंने जस्टिफाई किया था ख़ास तौर पे बजरंग दल और जो है जो कारकुन थे विश्व हिंदू परिषद के उनके मुजाहरे को उनकी रैली को जस्टिफाई किया था और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बहरहाल जो है और उन्होंने धमकी दी थी कि जिन्होंने भी जो है ये हरकत की है या फिर जो है वो जलाने करने का काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसकी मैं हिमायत करता हूं और औरंगज़ेब की जो भी महाराष्ट्र में हिमायत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तक जो है एक नाथ शिंदे ने कह दिया था। देखिए औरंगज़ेब खुद औरंगज़ेब आलमगीर खुद रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हो रही है। उनके बारे में जो हम तारीख़ अगर उठा के देखें तो उनके बारे में बड़ी अज़मत की बातें आती हैं। वो कुरान तहरीर करते थे, टोपियाँ सीते थे, अपना खर्च जो है बहुत ही कम जो है खर्च रखा हुआ था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वो अपना पेट भरते थे। जबकि मुग़लिया सल्तनत के सबसे अज़ीम शान बादशाह थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के दौरे इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान से लेकर दक्कन तक के इलाके को उन्होंने फ़तह किया था और यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत के झंडे गाड़े गए थे। तो बहरहाल औरंगज़ेब के बारे में ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो है वाक़या आता है कि वो जो है औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन की बड़ी जो है इज़्ज़त व क़दर करते थे और उन्हीं इस बात पे भी शाकी थे कि कहीं लोगों ने कुछ ऐसे ही कब्रों को जो है दरगाह तो नहीं बना लिया है, वहाँ जो है लोग जमा हो रहे हैं। तो औरंगज़ेब की जो है ईमान की क़ुव्वत इतनी मज़बूत थी कि वो एक कब्र पे जाके सलाम करते थे। अगर जवाब नहीं आता तो फिर वो कहते थे कि इस कब्र को हटा दो, मिटा दो, क्योंकि यहाँ से जवाब नहीं आया, यहाँ कोई बुज़ुर्ग नहीं है। तो एक वाक़या ये भी मशहूर है कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है एक मशहूर बुज़ुर्ग के जो है मज़ार पे गए, वहाँ पे सलाम किया, जवाब ना मिलने पे उन्होंने जो है उसको मिटाने का हुक्म दिया। तो जवाब आया कि बहुत सारे बुज़ुर्गान जो औलिया अल्लाह होते हैं वो जिस तरह दुनिया में इबादत में मशगूल होते हैं, नमाज़ों में इबादतों में मशगूल होते हैं, इसी तरह वो क़ब्रों में भी इबादतों में मशगूल होते हैं। इसलिए महज सलाम के जवाब को आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते। तो ये औरंगज़ेब आलमगीर के साथ ये वाक़यात हैं। जी। इतने बड़े मतलब बुज़ुर्ग हम मानते हैं औरंगज़ेब। तो ज़ाहिर सी बात है जिसने औरंगज़ेब आलमगीर की हद तक की है, उनकी कब्र खोदने की बात की है, उसके साथ जो है अच्छा कहाँ से होगा। तो आज एक नाथ शिंदे के साथ जो हो रहा है यकीनन वो उसको जो है हाँ, जैसे कि आपने कहा कि वो एक बुज़ुर्ग के मज़ार पे गए और वहाँ पे जो है उन्होंने एक जो हरकत की जो भी जो है उन्होंने हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल जो हरकत की है उसके बाद जो है बुजुर्गान दीन का मामला ही कुछ और है। देखिए कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के पास भी एक बुज़ुर्ग के मज़ार थे, गुमनाम बुज़ुर्ग के मज़ार थे जिसको शहीद कर दिया गया था मस्जिद की शहादत के साथ ही। तो कहा जाता है कि उस बुज़ुर्ग के गैज़ व ग़ज़ब का आज भी लोग जो है शिकार हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एक नाथ शिंदे का सवाल है तो वो थाने में हाजी मलंग बाबा की जो दरगाह है वहाँ पर पहुँचते हैं, जिस अंदाज में JSR के नारे लगाते हैं, अरे भाई वहाँ पर जाने का है, जिक्र करना है आपको, सलाम पे दुरूद व सलाम पेश करना है, आपको गुलोहाए अक़ीदत पेश करना है और आप जो चादर पेश करते हैं वो भी आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की हरकत करते हैं। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि मार ज़बरदस्त पड़ी है और उसके बाद ये हाल हो गया है एक नाथ शिंदे का। तो बहरहाल किसी बुज़ुर्गान दीन से या औलिया अल्लाह से इस तरह के यानी पंगा नहीं लेना चाहिए।
और अब अंदाज़ा होगा एक नाथ शिंदे को कि किस तरह से उनसे गलती हो गई है। तो मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, वैसे भी आप देखेंगे बाबरी मस्जिद का सज्जाद आपने जिक्र किया है, तो आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई है, जिस तरह गुंडागर्दी की गई, जिस तरह दहशतगर्दों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, मैं समझता हूं कि वो दहशतगर्द ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। और अफसोस की बात यह है कि इसमें अदलिया का जो किरदार रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक किरदार रहा है, ख़ासतौर पर साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्होंने जिस अंदाज में कहा था कि आस्था की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी मिल्कियत का मुकदमा अगर आस्था की बुनियाद पर होता है तो फिर कानून किधर गया है पानी लेने में समझने नहीं आता। तो बहरहाल ये सोचने का मतलब ये है कि तासुब व जानिबदारी पर मबनी फैसला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आस्था की बुनियाद पर कोई तारीख में फैसला नहीं होता, बल्कि दलाइल की बुनियाद पर, सबूत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला होता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस चीफ जस्टिस की क़यादत में फैसला सुनाया गया वो आज रुकन राज्यसभा बना हुआ है। और हो सकता है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ कहते हैं राम राम सत्य की जो बात करते हैं, तो कानून का जिस तरह इन्होंने राम राम सत्य किया था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका भी वही हाल होगा और वो इबरत ताज़िया ने इबरत बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जो यानी जंग करता है, अल्लाह के ताला के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी वो मोल लेता है, तो समझो उसका बुरा हाल होता है। और जहाँ तक सज्जाद साहब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, वहाँ पर मंदिर नहीं बनाई गई, बल्कि वहाँ से काफ़ी दूर मंदिर बनाई गई है। ये अल्लाह का ये वो इनाम है ये कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसका घर जहाँ है वहाँ पर कोई और चीज़ ना बने। मस्जिद का सवाल है तो आप देखेंगे कि एक मरतबा मस्जिद बन जाती है तो ताक़यामत मस्जिद ही रहती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तासुब व जानिबदारी पर हो रही है, तासुब व जानिबदारी पर मबनी है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तबाही व बर्बादी का सिलसिला किस तरह शुरू हो गया है। वहाँ गुर्बत है, वहाँ आप जराइम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और बेकसूर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और अल्लाह ताला कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, और अगर मजलूम खामोश भी होता है तो उसकी जो आह होती है वो अर्श तक जाती है। और अल्लाह ताला किसी मजलूम की आह को खाली नहीं लौटाता, बल्कि उसे कबूल करता है और जालिम को सज़ा देता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा को पुलिस ने, हालांकि कुणाल कामरा फिलवक्त पुडुचेरी में है और उनके घर पर समन तो दे दिया गया, और साथ ही पुलिस ने वो समन व्हाट्सएप के ज़रिए कुणाल कामरा को भी रवाना कर दिया है। कुणाल कामरा ने कहा है कि वो ना माज़रत खाई करेंगे, क्योंकि वो पहले शख्स नहीं है जिन्होंने किसी को गद्दार कहा है, बल्कि आप देखेंगे कि इनके बारे में, एक नाथ शिंदे के बारे में खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है अजीत पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अव्वल अजीत पवार हैं, तो उन्होंने भी इनको गद्दार कहा था। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक नाथ शिंदे जब किसी सड़क से गुजरते हैं तो बच्चे बच्चे कहते हैं कि गद्दार जा रहा है। तो अब किस किस को आप रोकेंगे, और आपने क्या किया है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये कुणाल कामरा की पहली खबर थी। लेकिन दूसरी खबर नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में औकाफी जायदादों की तबाही व बर्बादी का सिलसिला जारी है। लेकिन एक खबर आपको उससे पहले सुनाते हैं, बहुत अहम खबर है सज्जाद साहब। ATM से रकम निकालने का जो मुआवजा लिया जाता था, जो फीस होती थी, उसमें इजाफा कर दिया जा रहा है एक कुंभ में से। और ये RBI ने इस सिलसिले में इक़दाम कर लिए हैं, इस सिलसिले में फैसला भी कर लिया है और इंटरचेंज फीस में इजाफे का फैसला RBI ने किया है। तो बहरहाल हम ये इस खबर पर बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन औकाफी जायदादों की जो तबाही हो रही है उसकी मिसाल आपको बता दूं कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा औकाफी जायदादें हैं तो आप कहेंगे सऊदी अरब में होंगी, आप कहेंगे किसी अरब मुल्क में होंगी या मुस्लिम मुल्क में होंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे वतन अजीज़ जन्नत निशां हिंदुस्तान में है। कितने हैं हिंदुस्तान में, आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा दुनिया में मौक़ूफ़ा जायदादें हिंदुस्तान में है। और ये कहा जाता है कि 8,72,000 से ज़ायद मौक़ूफ़ा जायदादें हमारे सरज़मीन पर हैं, जो 1 मिलियन एकड़ अराज़ी पर फैली हुई हैं। और इनकी कीमत के बारे में अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कम से कम 15 अरब डॉलर्स के हैं। तो बहरहाल ये औकाफी जायदादों के बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश जहाँ पर BJP की हुकूमत है, आपको बता दूँ कि वहाँ पर उज्जैन है, उज्जैन में एक मंदिर है और उस मंदिर के लिए वहाँ एक कॉरिडोर कायम करने के लिए, राहदारी कायम करने के लिए हुकूमत ने तकरीबन 5.27 एकड़ मौक़ूफ़ा अराज़ी पर जो 250 जायदादें थे, दुकानात थे, मकानात थे, उन तमाम को मुनहदिम कर दिया। और आपको ये भी बता दें कि अब वहाँ पर
कॉरिडोर कायम किया जा रहा है। तकरीबन $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और हालांकि ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल जो ला रही है उसका मकसद यही है कि इस तरह औकाफी जायदादों पर कब्जे किए जाएँ, नाजायज़ कब्जे किए जाएँ, उन्हें लुटा जाए। और आपको बता दूँ कि 250 जो जायदादें हैं जिन्हें तबाह किया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है, उनके मालिकीन को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है, ये कहा गया कि ये तो जायदाद वक्फ बोर्ड की है और आपका जो कब्ज़ा है वो नाजायज़ है। हालांकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि जो किराएदार होता है या जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन लीज़ पर लेता है तो उसका ये हिसाब, ये हक़ बनता है कि अगर कोई उसकी ज़मीन हासिल कर रहा है तो वो मुआवजा दे, ख़ासतौर पर हुकूमत। जी, ये बिल्कुल यकीनन देखिए औकाफ़ी जायदादों का मसला बहुत जो है संगीन मसला है और अफसोस का मकाम ये है कि इस मसले पे अब हुकूमत जो है जिस तरह से तरमीमी बिल वक्फ तरमीमी बिल लाने की कोशिश कर रही है, ये भी एक जो है एक अफसोसनाक जो है सूरत हाल इस मुल्क की हम कह सकते हैं। और यकीनन देखिए जिस तरह के हालात अभी जो है इस मुल्क में चारों तरफ देखे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है वक्फ बोर्ड की जायदादों के मसले पे जो वक्फ तरमीमी बिल का मामला है, इस मामले में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तशवीश में मुब्तला है। इस मामले में तो मुख्तलिफ जो है इस्लामी तंजीमें भी तशवीश में मुब्तला हैं। हत्ता कि जैसा कि आपने देखा कि जो है तमाम इस्लामी जमातों ने, तंजीमों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दावत इफ्तार को भी जो है बाइकाट का ऐलान किया था। नीतीश कुमार की दावत में कोई जो है चेहरा नहीं था, बड़ा चेहरा नहीं था। पूरे के पूरी तंजीमों ने जो है पटना में, बिहार में जो है नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बाइकाट किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार का चेहरा जो है देखने लायक हो गया था। वो खजूर तो खा रहे थे मगर उनके चेहरे पे फ़िक्र और तशवीश के आसार नुमाया थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन का दौरा है, वहाँ पे असम्बली इलेक्शन करीब हैं। जिस तरह के हालात हैं, अब देखिए मोदी भी जो है, बीजेपी भी वहाँ पे एक्शन में आ गई है। जैसा कि ऐलान किया गया है कि रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को लुभाने के लिए सौगात मोदी के नाम से जो है गिफ्ट देने का प्रोग्राम है ईद के मौके पे। तो बहरहाल जो है इन सारे हालात के बीच वक्फ का मामला एक जो है बड़ा इशू बन के सामने आया है। जी जी जी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने बताया कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो औकाफ़ी जायदादें हैं वो सरज़मीन हिंद पर है और सरज़मीन हिंद के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमानों को यहाँ पर कोई मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क़परस्त दरिंदे चीखेंगे, पुकारेंगे और कुत्तों की तरह भूकेंगे, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मायूस ना हो, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो होकर रहता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि हिंद से मुझे खुशबू या ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस कदर दीन इस्लाम के लिए साजगार हालात हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दारुल उलूम देवबंद यहाँ पर है सरजमीन पर, और आप देखेंगे कि जामे निज़ामिया जैसी दीनी दरसगाह यहाँ पर मौजूद है। बेशुमार हज़ारों की तादाद में दीनी मदारिस मौजूद हैं। तो आपको मायूस होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालात तो आते ही रहते हैं। ऐसे में बड़े अज़्म के साथ, पुरअज़्म अंदाज में आपको आगे बढ़ना होगा। तालीमी शोबे में तरक्की करनी होगी, लेकिन तालीमी शोबे से कहीं ज़्यादा आपको तवज्जो देनी होगी तो अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ पर देनी होगी, कुरान से क़ुर्बत हासिल करनी होगी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना होगा। तब कहीं जाकर आप का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, औकाफ़ी जायदादों को पर हुकूमत की नीयत बहुत ख़राब है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। और हुकूमत ने इसके इशारे भी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो वहाँ पर, या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पर औकाफ़ी जायदादों को किस तरह पामाल किया जा रहा है, किस तरह उस पर कब्जे किए जा रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये सब कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है और नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर ये होने लगा है। तो बहरहाल इस तरह के जो हालात हैं हमने आपको वाकिफ़ तो करवाया है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत अब हो सकता है कि वक्फ तरमीमी बिल भी पास कर लेगी, लेकिन उससे क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल सज्जा साहब ने कहा कि बिहार की जो हुकूमत है यानी नीतीश कुमार काफ़ी परेशान है। मुसलमानों ने उनके इफ्तारी दावत इफ्तार का बाइकाट किया है, और ख़ास तौर पर इमारत शरिया बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल जो है वहाँ
उन्होंने इसका बाइकाट किया है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक रियासती काबीना से में तोसी से है। आपको अंदाज़ा है कि कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली गए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ और दूसरों के साथ। वहाँ पर उन्होंने खरगे जी से मुलाकात की, सदर कांग्रेस से, फिर राहुल गांधी से और फिर वेणुगोपाल के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। और आपको ये बता दें कि काबीना में तोसी को कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने मंजूरी दे दी है। 6 मखलूआ यानी वजारतें हैं, जिसमें से 4 मखलूआ वजारतों पर इस मरतबा भर्ती की जाएगी। हो सकता है कि 30 मार्च को ये भर्ती होगी या फिर उगादी, यानी आप देखेंगे उगादी 31-30 मार्च को उगादी है और हो सकता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये यानी काबीना में तौसीक कर दी जाएगी। और एक अहम आप बात आपको ये बता देंगे कि जहाँ तक काबीना में शमूलियत का सवाल है, इस मरतबा अक़लियती नुमाइंदे को यकीनी तौर पर काबीना में शामिल किया जाएगा और तेलुगु अखबारात हो या फिर दूसरे मीडिया हो, उसमें ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि इस मरतबा आमिर अली खान साहब को काबीना में शामिल किया जाने वाला है। तो बहरहाल आपको बता दें कि काबीना में जो हमारी रियासती काबीना है उसमें 18 यानी गुंजाइश है, 18 वज़रा की गुंजाइश है, जिसमें से 12 पहले ही फिल हो चुकी हैं बशमुल चीफ मिनिस्टर। अब 6 बाकी रह गई हैं, उसमें 4 को फिल किया जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि वो अदर क्लासेस है, SC है, BC है और माइनॉरिटी के नुमाइंदों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होने वाला है, साथ ही चीफ व्हिप जो है उसका भी इंतखाब होने वाला है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि पार्टी हाईकमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। ख़ास तौर पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात BC जो हैं उनको तालीम और मुलाजिमतों में देने की जो बात बिल मंजूर किया गया है उसकी सताइश की गई है। और कास्ट सेंसस का कामयाबी से इनेकाद पर भी पार्टी हाईकमान ने खुशी का इजहार किया है और 20,000 करोड़ रुपये किसानों के लिए जारी करने पर भी पार्टी हाईकमान खुश दिखाई देती है। इसके अलावा आप यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी हो या फिर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम है और बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत है और 200 यूनिट्स तक मुस्तहिक अफराद को बरक़ी फ्री दी जा रही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। इस पर भी पार्टी हाईकमान बहुत खुश है। जी ये देखिए, जैसा कि अचानक गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई थी कि चीफ मिनिस्टर अपने जो है वफ़द के साथ अचानक दिल्ली चले गए और दिल्ली में उनकी जो है राहुल गांधी, के वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद लोकसभा राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। जी जी। और इस मुलाकात में जैसा कि अभी आपने कहा कि रियासत तेलंगाना की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, आला कमान ने इत्मीनान का इजहार किया और काबीना में तोसी के लिए हरी झंडी दिखा दी गई। ये एक अहम खबर है। और काबीना के अलावा दीगर अहम ओहदों के लिए भी जो है हरी झंडी दिखाई गई और रेवंत रेड्डी जो है नामों की एक फहरिस्त लेके भी गए थे मंजूरी के लिए। और ये खबर भी आ रही है कि जो है नामों को मंजूरी भी दे दी गई है, जिसमें जैसे कि खड़गे ने जो पार्टी सदर हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ताकीद की थी कि शुबा है ज़िंदगी के तमाम तबक़ात से वाबस्ता अफराद को अब की बार काबीना में जो तोसी होगी उसमें नुमाइंदगी देनी चाहिए। जी जी। उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि SC से भी एक होगा, ST से भी एक होगा और मुसलमानों से भी एक होगा। तो बहरहाल तमाम तबक़ात से लोगों को नुमाइंदगी की हिदायत आला कमान ने जारी की है, जिसके नतीजे में यकीनन आमिर अली खान साहब के जो है वज़ीर बनने के इम्कानात पूरी तरीके से रोशन हो गए हैं। अब जो है 1-2 दिन में शायद गालिबन जो है एक आध हफ्ते के अंदर, जहाँ तक मेरा ख्याल है जो है एक आध हफ्ते के अंदर तस्वीर वाज़े हो जाएगी और इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। बल्कि हलफनामा भी जो है हलफ भी जो है हलफनामे की तकरीब भी मुनक़्क़िद कर दी जाएगी। तो यकीनन जो है रियासत में अब आने वाले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तारी से काम होंगे, हुकूमती कामों में अब फुल स्विंग में आ गए, हम ये कह सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर ये जो होता है मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल किया जाता है तो ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का और कांग्रेस का मुसलमानों को तोहफा होगा। बिल्कुल रमज़ान के मौके जी जी, रमज़ान का तोहफा होगा। और ख़ासतौर पर ये कहा जा रहा है कि 30 मार्च को भी हो सकती है तकरीब हलफ बर्दारी या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में ये हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद होगी ईद के बाद। जी जी जी। यकीनन देखिए रियासत के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 महीने से बड़ी शिद्दत से जो है डिमांड किया जा रहा था। मुस्लिम हलकों में बहुत बेचैनी पाई जाती है रियासत के
कि एक मुसलमान को काबीना में नुमाइंदगी 15 माह हो गए जी, नुमाइंदगी नहीं दी गई। इस बात को लेकर एक बेचैनी थी और ये शिकायतें भी की जा रही थी कि हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे उसको पूरा करने में नाकाम रही है। तो यकीनन एक मुस्लिम नुमाइंदे को जब काबीना में शामिल किया जाएगा तो फिर मुसलमानों के रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल को एड्रेस करने का एक दरवाज़ा भी खुल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। उन्होंने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हाइड्रा जो है उसकी नतीजे में, उसके खौफ के नतीजे में, हाइड्रा के जो कार्रवाई चल रही है उसके और मूसी रिवर फ्रंट के खौफ से शहर में रियल इस्टेट जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर हुआ है और हाइड्रा के खौफ से छोटा सा प्लाट भी फ़रोख्त करने से लोग यानी डर रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाइड्रा ने किस तरह तबाही मचाई है, हाइड्रा के इक़दामात की वजह से क्या हुआ है। फिर उसके बाद मूसी रिवर फ्रंट जो रूसी प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल तरक्की के लिए कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और फिर हुकूमत जिस अंदाज में कार्रवाई कर रही है उस पर भी गौर करना पड़ेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम अगर अपने खबरों में, अपने न्यूज़ में, अपने तबसरों में अगर फ़लस्तीनी भाइयों को याद नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और हम ऐसी नाइंसाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं गज़ा में। आप देखेंगे कि ज़ालिम मुक़ातिल और आप देखेंगे कि दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़लस्तीनी इफ्तार सहर कर रहे हैं तो भरोसा नहीं है कि वो इफ्तार करेंगे और इफ्तार कर रहे हैं तो सहर का ये भरोसा नहीं है कि वो सहर कर भी पाएंगे या नहीं। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो पिछले हफ्ते जो इसराइल ने हमला किया था उसके लिए इसराइल को रास्त ज़िम्मेदार करार दिया क्योंकि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहलकार भी हलाक हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये बहुत ही जो है दर्दनाक बात है कि जो है गज़ा में ज़िंदगी मुश्किल में है और इसराइल जो है पैदर पे जारहियत का मुज़ाहरा कर रहा है, बदतरीन हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल जो है गज़ा के लोग शहीद हो रहे हैं। पहले ही वो बेघर हैं, घर से महरूम हैं, खाने से महरूम हैं, उनकी सेहत की हालत तशवीशनाक है, उनके पास दवा नहीं है, उनके पास जो है पानी नहीं है, पीने का साफ़ पानी तक नहीं है। तो इस तरह के हालात में अब तो यूरोपीय यूनियन ने भी खुलेआम जो है मजम्मत की है इसराइल की कि इसराइल ने जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी की है और जिस तरीके से खान यूनुस में और जो है गज़ा के कुछ इलाकों में बमबारी की गई उसकी भी बहुत शदीद मजम्मत की जा रही है। जी। तो यकीनन देखिए बहरहाल आने वाला वक्त अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में ये जो गज़ा में तबाही मचाई गई है उसके जो है असर में या फिर जो है उसके असरात जो है इसराइल पे कैसे मरतब होते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। यकीनन खुदा की कुदरत जो है, खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं है, खुदा की लाठी बेआवाज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा है और इस पर हमारा ये ईमान है, हमारा यकीन है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।